गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम हिंदी साहित्य के जो आधुनिक काल हैं उनसे जुड़े जो प्रमुख गद्य विधाएं हैं उनसे जुड़े प्रश्न उत्तर की चर्चा की जा रही है। जो विभिन्न प्रकार के गद्य विधाएं हैं जैसे उपन्यास, कहानी, रेखाचित्र, आत्मकथा, जीवनी, नाटक, तो इनसे जुड़े जो प्रश्न उत्तर हैं जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है इसकी चर्चा की जा रही है। इसके अलावा हमने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल से जुड़े प्रश्न उत्तर की चर्चा भी हमने की है। तो अगर आपने अभी तक मेरे पहले के क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल तो यहाँ पे पूछा गया है, वैशाली की नगरवधू किसकी रचना मानी जाती है? तो वैशाली की नगरवधू किसकी रचना मानी जाती है, इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चतुरसेन शास्त्री। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चतुरसेन शास्त्री जो हैं ये वैशाली की नगरवधू के लेखक हैं। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, मानस का हंस उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो मानस का हंस उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अमृतलाल नागर। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। अमृतलाल नागर मानस का हंस उपन्यास के लेखक हैं। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि मानस का हंस ये किस प्रकार के साहित्यिक कृति या किस प्रकार के साहित्यिक विधा के अंतर्गत आती है? तो ये जो है उपन्यास विधा के अंतर्गत आती है। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? तो इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, खंजन नयन। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। खंजन नयन जो है ये एक जीवनी परक उपन्यास माना जाता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा उपन्यास राही मासूम रजा द्वारा लिखित है? तो इनमें से कौन सा उपन्यास राही मासूम रजा द्वारा लिखित है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आधा गांव। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आधा गांव। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि आधा गांव ये किस प्रकार के साहित्यिक विधा के अंतर्गत आती है? तो ये जो है उपन्यास विधा के अंतर्गत आती है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधा गांव इनमें से किस विधा की रचना मानी जाती है? तो आधा गांव इनमें से किस विधा की रचना मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उपन्यास। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, उपन्यास। ये प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2016 में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोपी शुक्ला के लेखक का नाम क्या है? तो टोपी शुक्ला के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, राही मासूम रजा। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। राही मासूम रजा जो हैं ये टोपी शुक्ला के लेखक हैं। आधा गांव उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? फिर से वही प्रश्न पूछा गया है। जो प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है यानी कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो उसको आप नोट कर सकते हैं। तो आधा गांव उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राही मासूम रजा। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे उचित है, आप इसको नोट कर सकते हैं, राही मासूम रजा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधा गांव के लेखक का नाम क्या है? तो आधा गांव
के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, राही मासूम रजा। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे उचित है, आप इसको नोट कर सकते हैं। इनमें से कौन आंचलिक उपन्यासकार माना जाता है? तो इनमें से कौन एक आंचलिक उपन्यासकार माना जाता है? तो उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राही मासूम रजा। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। राही मासूम रजा जो है ये एक आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार माना जाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार माना जाता है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राही मासूम रजा। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे उचित है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? तो देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, झूठा सच। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, झूठा सच। और इसके लेखक हैं यशपाल। तो यहाँ से जो है दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं कि झूठा सच के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं यशपाल। झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है? तो झूठा सच उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, यशपाल। सूरज किरण की छांव आंचलिक उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो सूरज किरण की छांव आंचलिक उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र अवस्थी। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे उचित है, राजेंद्र अवस्थी। ये प्रश्न पूछा गया था यूपीपीएससी परीक्षा 2018 में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं माना जाता? तो इनमें से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं माना जाता? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, परति परिकथा। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, परति परिकथा। इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। बाकी बलचनामा, रतिनाथ की चाची और वरुण के बेटे, इसके लेखक हैं नागार्जुन। तो बलचनामा, रतिनाथ की चाची और वरुण के बेटे, इसके लेखक हैं नागार्जुन। परंतु परति परिकथा जो है इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तमस। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। तमस जो है ये सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास है। और इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं भीष्म साहनी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, भीष्म साहनी इसके लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी ऐसी पुस्तक है जो भारत देश विभाजन को लेकर नहीं लिखी गई है? तो निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी ऐसी पुस्तक है जो देश विभाजन को लेकर नहीं लिखी गई है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राग दरबारी। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं, राग दरबारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस उपन्यास का कथानक देश विभाजन पर आधारित नहीं है? तो फिर से पढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से किस उपन्यास का कथानक देश विभाजन पर आधारित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कर्मभूमि। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। कर्मभूमि जो है ये देश विभाजन पर आधारित उपन्यास नहीं है, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बाकी झूठा सच, तमस और आधा गांव ये जो है ये कथानक देश विभाजन पर लिखा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? तो उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चित्रलेखा। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, चित्रलेखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे प्रश्न पूछा गया है, चित्रलेखा किसकी औपन्यासिक कृति मानी जाती है? तो चित्रलेखा किसकी औपन्यासिक कृति मानी जाती है? तो उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भगवती चरण वर्मा। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, भगवती चरण वर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बावन दास इनमें से किस उपन्यास का पात्र है? तो बावन दास इनमें से किस उपन्यास का पात्र है? तो उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मैला आंचल। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। मैला आंचल के अंतर्गत बहुत सारे पात्रों के नाम आते हैं, तो बावन दास जो है ये मैला आंचल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो गोबर जो है ये मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र माना जाता है? बहुत ही प्रसिद्ध पात्र है और कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गोदान। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, गोदान। गोबर, धनिया, झुनिया ये सभी जो हैं, होरी, ये गोदान के अंतर्गत आते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ग वैषम्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद के किस उपन्यास का मूल आधार है? तो वर्ग वैषम्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद के किस उपन्यास का मूल आधार माना जाता है? तो उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रेमाश्रम। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, प्रेमाश्रम। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे प्रश्न पूछा गया है, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है? तो प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है? उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रंगभूमि। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, रंगभूमि। तो रंगभूमि जो है ये गांधीवाद से प्रभावित है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे प्रश्न पूछा गया है, सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? तो सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रंगभूमि। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे उचित है, रंगभूमि। ये प्रश्न आपका पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2017 में। तो सूरदास नाम का एक अंधा पात्र है मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि में। उसके साथ बहुत अन्याय होता है, उसकी ज़मीन हड़प ली जाती है, परंतु अंत में वो अन्याय से संघर्ष करते करते उसकी मृत्यु हो जाती है। परंतु जब उसकी मृत्यु होती है तो उसके जितने भी शत्रु थे वो सब उसके पास आते हैं, उससे माफ़ी मांगते हैं और ये स्वीकार करते हैं कि हम तुमसे हार गए।
तो ये बताया गया है इस उपन्यास में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। रंगभूमि बहुत ही प्रसिद्ध एक मुंशी प्रेमचंद का एक उपन्यास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरदास किस उपन्यास का पात्र है? तो पहले ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2005 में, और यही प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2017 में। तो सूरदास किस उपन्यास का पात्र माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रंगभूमि। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, रंगभूमि। सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? फिर से वही प्रश्न पूछा गया है पीजीटी परीक्षा 2004 में और यूपीपीएससी परीक्षा 2018 में। तो सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रंगभूमि। फिर से वही प्रश्न पूछा गया है टीजीटी परीक्षा 2013 में। तो सूरदास जो है ये रंगभूमि के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास प्रेमचंद ने हिंदी में किस नाम से लिखा है? तो चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास को मुंशी प्रेमचंद ने हिंदी में किस नाम से लिखा है, उसका नाम क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रंगभूमि। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे उचित है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न आपका पूछा गया था नवोदय विद्यालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती प्रेमचंद का हिंदी रूपांतरण है, तो वो कौन सा उपन्यास है? तो उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती का हिंदी रूपांतरण का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रंगभूमि। प्रेमचंद का एक सशक्त उपन्यास गोदान किस प्रकार का उपन्यास माना जाता है? तो प्रेमचंद का एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास गोदान किस प्रकार का उपन्यास माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक। तो ये जो है सामाजिक शैली पर लिखा गया उपन्यास है गोदान। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध मुंशी प्रेमचंद का ये उपन्यास है, और ऐसा नहीं हो सकता कि किसी ने ये उपन्यास ना पढ़ा हो। बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गोदान। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, परंतु मुंशी प्रेमचंद का जो अंतिम उपन्यास है वो है मंगलसूत्र, परंतु वो अपूर्ण है। परंतु संपूर्ण जिसको किया गया था वो अंतिम उपन्यास है गोदान। तो यहाँ से प्रश्न ये आ सकता है कि मुंशी प्रेमचंद का जो अंतिम अपूर्ण उपन्यास है उसका नाम क्या है? तो वो है मंगलसूत्र। और मुंशी प्रेमचंद का सबसे अंतिम संपूर्ण होने वाला उपन्यास नाम क्या है? तो वो है गोदान। तो यहाँ से जो है दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद द्वारा उर्दू में लिखा गया उपन्यास बाजार हुस्न का हिंदी रूपांतरण किसने किया है या किस नाम से किया गया है? तो प्रेमचंद द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास बाजार हुस्न का हिंदी रूपांतरण किस नाम से किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सेवा सदन। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे उचित है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है गोदान उपन्यास किस प्रकार का उपन्यास माना जाता है? तो गोदान उपन्यास जो है ये किस प्रकार का उपन्यास है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यथार्थ उन्मुख आदर्शवादी। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, यथार्थ उन्मुख
आदर्शवादी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों को रचना वर्ष के अनुसार अनुक्रम करना है। तो सबसे पहले किस उपन्यास को लिखा गया था, उसके बाद कौन सा उपन्यास आता है, ये जानना आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले प्रकाशित हुई थी सेवा सदन। तो सेवा सदन सबसे पहले प्रकाशित हुई थी। इसके बाद प्रकाशित हुई थी गबन, और फिर प्रकाशित हुई थी गोदान। तो आपका बी ऑप्शन यहां पे सही है, क, क और ख। तो सेवा सदन का समय है 1918, गबन का समय है 1931 और गोदान का समय है 1936। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे प्रश्न पूछा गया है, इन उपन्यासों का काल क्रमानुसार सही विकल्प क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रेमाश्रम, गबन, कर्मभूमि और गोदान। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। प्रेमाश्रम, गबन, कर्मभूमि और गोदान जो है ये उपन्यासों का सही कालक्रम है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। और ये प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2012 में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे प्रश्न पूछा गया है, मंगलसूत्र शीर्षक अधूरे उपन्यास के लेखक का नाम क्या है। तो मंगलसूत्र अधूरे उपन्यास के लेखक का नाम क्या है। तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, प्रेमचंद। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है। तो इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं माना जाता। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शेखर एक जीवनी। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। बाकी गोदान, सेवा सदन और कर्मभूमि इसके लेखक हैं प्रेमचंद, परंतु शेखर एक जीवनी इसके लेखक हैं अज्ञ। तो यहाँ से जो है दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक का नाम क्या है। तो प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक का नाम क्या है। तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, प्रेमचंद। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि प्रतिज्ञा जो है ये किस प्रकार के साहित्यिक विधा के अंतर्गत आती है। तो ये जो है उपन्यास के अंतर्गत आती है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता का नाम क्या है। तो वीरांगना नामक उपन्यास के लेखक का नाम क्या है। तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, राम नरेश त्रिपाठी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे उचित है, राम नरेश त्रिपाठी। आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, भागवंती उपन्यास के लेखक का नाम क्या है। तो भागवंती उपन्यास के लेखक का नाम क्या है। तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, सुदर्शन। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे उचित है, सुदर्शन। वयम रक्षाम किस प्रकार के साहित्यिक विधा के अंतर्गत आती है। तो वयम रक्षाम किस प्रकार के विधा के अंतर्गत आती है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपन्यास। तो ये जो है उपन्यास के अंतर्गत आती है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। और इसके वास्तविक लेखक का नाम है आचार्य चतुरसेन शास्त्री। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। तो वयम रक्षाम के लेखक हैं चतुरसेन शास्त्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित कथाकृतियों में किसका संबंध काशी से नहीं है। तो निम्नलिखित कथाकृतियों में किसका संबंध काशी से नहीं है। तो उनका नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अलग अलग वैतरणी। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, अलग अलग वैतरणी जो है
इसका संबंध काशी से नहीं है, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। बाकी काशी का 80, गली आगे मुड़ती है, और झिनी झिनी बिनी चदरिया, ये जो है इसके अंतर्गत आती है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे प्रश्न पूछा गया है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास अनाम दास का पोथा में किस उपनिषद के सर्वाधिक स्थलों का प्रयोग हुआ है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास अनाम दास का पोथा में किस उपनिषद के सर्वाधिक स्थलों का प्रयोग हुआ है। तो उस उपनिषद का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, छांदोग्य उपनिषद। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनाम दास का पोथा उपन्यास के लेखक का नाम क्या है। तो अनाम दास का पोथा उपन्यास के लेखक का नाम क्या है। तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे उचित है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि अनाम दास का पोथा ये किस प्रकार के साहित्यिक विधा के अंतर्गत आती है। तो ये जो है उपन्यास के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है। तो इनमें से कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्नवा और अनाम दास का पोथा, ये सभी जो हैं ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अत्यंत ही प्रसिद्ध उपन्यासों के नाम हैं। सबसे पहले बाण भट्ट की आत्मकथा, फिर चारू चंद्रलेख, फिर पुनर्नवा और फिर अनाम दास का पोथा। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी औपन्यासिक कृति मानी जाती है। तो बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी कृति मानी जाती है, इसके लेखक का नाम क्या है। तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। बाण भट्ट की आत्मकथा किस प्रकार की कृति मानी जाती है या किस विधा के अंतर्गत आती है। तो बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा के अंतर्गत आती है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उपन्यास। तो ये जो है उपन्यास के अंतर्गत आती है बाण भट्ट की आत्मकथा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक का नाम क्या है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। सबसे पहले पूछा गया था टीजीटी में, अब पूछा गया है पीजीटी में। तो बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक का नाम क्या है। तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा की कृति क्या है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी, एक उपन्यास मानी जाती है। चारू चंद्रलेख के उपन्यासकार का नाम क्या है। तो चारू चंद्रलेख के उपन्यासकार का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा के उपन्यासकार माने जाते हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा के उपन्यासकार माने जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक सांस्कृतिक। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। सामाजिक सांस्कृतिक उपन्यासकार माने जाते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और ये प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2017 में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भट्टिनी किस उपन्यास की नायिका है। तो भट्टिनी जो है ये किस उपन्यास की नायिका मानी जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका
ऑप्शन नंबर ए, बाण भट्ट की आत्मकथा। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो भट्टिनी जो है ये उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा की नायिका मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों के प्रकाशन का सही समय क्या है या सही अनुक्रम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले प्रकाशित हुई थी बाण भट्ट की आत्मकथा, फिर चारु चंद्रलेख, फिर पुनर्नवा और फिर अनाम दास का पोथा। और ये प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2015 में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो ये जानना आवश्यक है कि इनका समय क्या है। तो बाण भट्ट की आत्मकथा जो है ये लिखी गई थी 1943 में। इसके बाद चारु चंद्रलेख ये लिखी गई थी 1963 में। इसके बाद पुनर्नवा ये लिखा गया था 1973 में। और फिर अनाम दास का पोथा ये भी लिखा गया था 1973 में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है पंडित किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो पंडित किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास निम्नलिखित में कौन सी नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भोजपुर का ठग। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। भोजपुर का ठग जो है ये पंडित किशोरीलाल गोस्वामी ने नहीं लिखा है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो इसके वास्तविक लेखक का नाम क्या है? तो इसके वास्तविक लेखक हैं गोपाल राम गहमरी। तो गोपाल राम गहमरी जो हैं ये भोजपुर का ठग उपन्यास के लेखक हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रजिया बेगम किसकी रचना मानी जाती है? तो रजिया बेगम किसकी रचना मानी जाती है या इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, किशोरीलाल गोस्वामी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास माना जाता है? तो प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऐतिहासिक। तो ये जो है ऐतिहासिक उपन्यास के अंतर्गत आता है इरावती। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इरावती। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे उचित है, इरावती। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंकाल एक प्रकार से पाप और पुण्य की समस्या का उपन्यास है। इस कथन के समकक्ष जयशंकर प्रसाद के बाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास में इस समस्या को मुख्य रूप से उठाया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो फिर से पढ़ते हैं। कंकाल एक प्रकार से पाप और पुण्य की समस्या का उपन्यास है। इस कथन के समकक्ष जयशंकर प्रसाद के बाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास में इस समस्या को मुख्य रूप से उठाया गया है? तो उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चित्रलेखा। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो चित्रलेखा में भी पाप और पुण्य की समस्या के बारे में कहा गया है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। और ये प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2015 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार किसे कहा जाता है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो इसे जानना आवश्यक है। तो निम्न में से मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार किसे कहा जाता है?
तो इसका सही उत्तर होगा आपका ए, बी और सी। ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही है। इलाचंद जोशी, जैनेन्द्र कुमार और अज्ञे, ये तीनों जो हैं ये मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, इलाचंद जोशी, जैनेन्द्र कुमार और अज्ञे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुलाम उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, निर्मला भुराडिया। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा गया है, दीवार में एक खिड़की रहती थी, उपन्यास की रचना किसने की है? तो दीवार में एक खिड़की रहती थी, उपन्यास की रचना किसने की है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विनोद कुमार शुक्ल। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। तो दीवार में एक खिड़की रहती थी, उपन्यास के लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूतनाथ उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो भूतनाथ उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, देवकी नंदन खत्री। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। देवकी नंदन खत्री जो हैं ये भूतनाथ उपन्यास के लेखक हैं। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि भूतनाथ किस प्रकार के साहित्यिक विधा के अंतर्गत आती है? तो ये जो है उपन्यास के अंतर्गत आती है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गली आगे मुड़ती है के लेखक का नाम क्या है? तो गली आगे मुड़ती है के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, शिव प्रसाद सिंह। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे उचित है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीला चांद उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो नीला चांद उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी। सभी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक का नाम क्या है? तो नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी, बालकृष्ण भट्ट। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बालकृष्ण भट्ट जो हैं ये नूतन ब्रह्मचारी के लेखक हैं। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यासकार या लेखक का नाम क्या है? तो 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, बालकृष्ण भट्ट। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे उचित है, बालकृष्ण भट्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नूतन ब्रह्मचारी किस प्रकार के साहित्यिक विधा के अंतर्गत आती है? तो नूतन ब्रह्मचारी जो है ये किस प्रकार के साहित्यिक विधा के अंतर्गत आती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उपन्यास। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे उचित है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है? तो काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सांप्रदायिकता। तो काला जल का कथानक जो है वो सांप्रदायिकता से संबंधित है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, आपका डी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। काला जल उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो काला जल उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, शानी। गुलशेर खां शानी जो है इसके लेखक हैं काला जल के। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, गुलशेर खां सानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मृगयनी उपन्यास के रचनाकार का नाम क्या है? तो मृगयनी उपन्यास के रचनाकार का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, वृंदावन लाल वर्मा। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे उचित है, वृंदावन लाल वर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन हैं? तो ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन हैं, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास की रचना किस हिंदी कवि ने की है? तो ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास की रचना किस हिंदी कवि ने की है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हरिओध। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। यह प्रश्न पूछा गया था नवोदय विद्यालय में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्यात्मक भावभूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की सर्जना किसने की है? तो पद्यात्मक भावभूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की सर्जना किसने की है, उनका नाम क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो इसे जानना आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठाकुर जगमोहन सिंह। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठाकुर जगमोहन सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे प्रश्न पूछा गया है, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी, जैनेन्द्र कुमार। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे उचित है, जैनेन्द्र कुमार। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि त्यागपत्र ये किस प्रकार के साहित्यिक कृति के अंतर्गत आती है? तो ये जो है उपन्यास के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, परीक्षा गुरु। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए, परीक्षा गुरु को। इसके लेखक का नाम क्या है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि परीक्षा गुरु के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास, इसके लेखक हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षा गुरु को किस समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है? तो परीक्षा गुरु को किस समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, लाला श्रीनिवास दास। चलिए आगे बढ़ते हैं। परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? तो परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर बी, 1882। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, 1882 को परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रथम प्रकाशन हुआ था। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। और ये प्रश्न पूछा गया है जीआईसी परीक्षा 2017 में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देवकी नंदन खत्री जी के उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है? तो देवकी नंदन खत्री का उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर श्री कृष्ण लाल। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, डॉक्टर श्री कृष्ण लाल। इन्होंने जो है देवकी नंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2015 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास किसे माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम
ऐतिहासिक उपन्यास किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हृदय हारिणी। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। हृदय हारिणी जो है ये हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास माना जाता है, हृदय हारिणी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे प्रश्न पूछा गया है, झिनी झिनी बीनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति मानी जाती है? तो झिनी झिनी बीनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल बिस्मिल्लाह। तो आपका बी ऑप्शन यहां पे सही है, अब्दुल बिस्मिल्लाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब्दुल बिस्मिल्लाह कृति झिनी झिनी बीनी चदरिया में किसका चित्रण है? तो अब्दुल बिस्मिल्लाह कृत झिनी झिनी बीनी चदरिया में किसका चित्रण है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बुनकरों के जीवन संघर्ष का। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, बुनकरों के जीवन संघर्ष का चित्रण किया गया है झिनी झिनी बीनी चदरिया में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन्यासी किसकी कृति मानी जाती है? तो सन्यासी के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी, इला चंद्र जोशी। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, इला चंद्र जोशी। पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? तो पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2013 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी, गिरिराज किशोर। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे उचित है, गिरिराज किशोर जो हैं ये पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक हैं। बया का घोंसला उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो बया का घोंसला उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मी नारायण लाल। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, लक्ष्मी नारायण लाल बया का घोंसला उपन्यास के लेखक हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूपा जीवा उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो रूपा जीवा उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो इसे जानना आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मी नारायण लाल। तो लक्ष्मी नारायण लाल की ये बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है रूपा जीवा। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? तो नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सेवा सदन। तो सेवा सदन में किसी भी प्रकार का नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख नहीं किया गया है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। बाकी कब तक पुकारूं, शैलूस और झूला नट, इसमें नटों के जीवन संघर्ष के बारे में बताया गया है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। बाकी ए, बी और सी जो है यहाँ पे सही है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, उपन्यासों के तत्वों में कौन सा नहीं है? तो इनमें से उपन्यास के तत्वों में कौन सा नहीं माना जाता? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रंग निर्देश। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, रंग निर्देश।
और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2013 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की है? तो अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जैनेंद्र कुमार। तो जैनेंद्र कुमार ने अकाल पुरुष गांधी नामक जीवनी की रचना की है। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी का नाम क्या है? तो गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, श्री गांधी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, श्री गांधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक का नाम क्या है? तो गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र वर्मा। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, रामचंद्र वर्मा जो हैं ये महात्मा गांधी नामक जीवनी के लेखक हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी मानी जाती है? तो मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कविराज गोपीनाथ। तो कविराज गोपीनाथ की ये जीवनी मानी जाती है, मनीषी की लोक यात्रा। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे उचित है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलम का सिपाही के लेखक का नाम क्या है? बहुत ही प्रसिद्ध जीवनी है। इसके लेखक हैं अमृत राय, जो मुंशी प्रेमचंद के पुत्र हैं। तो कलम का सिपाही जीवनी के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अमृत राय। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, अमृत राय। और ये जो है मुंशी प्रेमचंद के जीवन पर लिखा गया है, कलम का सिपाही। इसके अलावा प्रेमचंद घर में, इसको भी आप नोट कर सकते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध जीवनी है, प्रेमचंद घर में। और कलम का मजदूर, ये तीन अत्यंत ही महत्वपूर्ण मुंशी प्रेमचंद के जीवन पर लिखा गया जीवनी है। कलम का मजदूर, कलम का सिपाही और प्रेमचंद घर में। तो आप ये तीनों नाम नोट कर लीजिए, एग्जाम में आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद की जीवनी कलम का मजदूर के रचनाकार का नाम क्या है? तो प्रेमचंद की जीवनी कलम का मजदूर के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, मदन गोपाल। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे उचित है, मदन गोपाल। ये प्रश्न 2 बार पूछा गया है। पहले पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2017 में, और फिर से ये प्रश्न पूछा गया है यूपीपीएससी परीक्षा 2018 में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, कलम का सिपाही हिंदी गद्य की किस विधा की रचना मानी जाती है? तो कलम का सिपाही हिंदी गद्य की किस विधा की रचना मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जीवनी। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, जीवनी के अंतर्गत आती है कलम का सिपाही। कलम का सिपाही के लेखक का नाम क्या है? फिर से वही प्रश्न पूछा गया है। सबसे पहले ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी और पीजीटी में, और फिर से ये प्रश्न पूछा गया है नवोदय विद्यालय में। तो कलम का सिपाही के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, अमृत राय। आवारा मसीहा किसकी जीवनी मानी जाती है? तो आवारा मसीहा किसकी जीवनी मानी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शरत चंद्र। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। और आवारा मसीहा के लेखक कौन हैं? तो आवारा मसीहा के लेखक हैं
विष्णु प्रभाकर। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं कि आवारा मसीहा जो है ये किसके जीवन पर लिखा गया है। तो ये लिखा गया है शरत चंद्र के ऊपर, और इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवारा मसीहा इनमें से किस साहित्यकार की जीवनी मानी जाती है? तो इसके लेखक का नाम है विष्णु प्रभाकर, और आवारा मसीहा जो है ये शरत चंद्र चटर्जी, इसको आप नोट कर लीजिए, पूरा नाम शरत चंद्र चटर्जी के जीवनी पर ये लिखा गया है आवारा मसीहा। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे उचित है, आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2017 में। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का क्लास यहाँ पे समाप्त हुआ। आज हमने जो है हिंदी साहित्य के जो प्रमुख गद्य विधाएं हैं, उपन्यास, जीवनी, नाटक, इनसे जुड़े आज हमने प्रश्न उत्तर की चर्चा की। आगे और भी जो विधाएं हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास पसंद आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।